हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री में निर्मल ऐप पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज मैं एक नया छोटा सा टॉपिक चालू कर रहा हूँ, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स इसलिए चालू किया जा रहा है क्योंकि जो लेसन नंबर 3 होता है, तत्वों की आवर्तता, ठीक है, तत्वों की जो आवर्तता है उससे पहले क्वांटम नंबर्स आना जरूरी है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के आधार पर ही किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो रिक्वायरमेंट होगी वो लेसन नंबर 3 के अंदर होगी। इसलिए मैं आज एक छोटा सा टॉपिक चालू किया है, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। अब देखिए, क्वांटम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? तो क्वांटम संख्या की परिभाषा जो होती है वो परिभाषा होती है कि कोई भी जो परमाणु होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। क्या चीज़ बताई मैंने आपको? 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट ये बताया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। कौन सा पॉइंट? इलेक्ट्रॉन की स्थिति। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और तीसरा पॉइंट बताया था इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। ठीक है, तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन 4 संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा में अपने को 3 पॉइंट ध्यान रखने स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? देखिए स्टूडेंट, पहली जो क्वांटम संख्या होती है, पहली क्वांटम संख्या का नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसका नाम होता है स्टूडेंट एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरी क्वांटम संख्या का क्या नाम स्टूडेंट? बोलिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है उसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसका इंग्लिश में नेम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी जो क्वांटम संख्या होती है उसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर।
तो देखिए स्टूडेंट, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हुई। पहली का नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरी का नाम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, क्वांटम संख्याओं के 4 प्रकार हो गए। अब एक एक क्वांटम संख्या का हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहली परिभाषा क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। दूसरा, मैंने क्वांटम संख्याओं के प्रकार बताए। टोटल क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हुई स्टूडेंट? 4 प्रकार की। क्लियर? और परिभाषा क्लियर हो गई स्टूडेंट। परिभाषा बताई थी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहली क्वांटम संख्या का नाम मैंने बताया था। पहली क्वांटम संख्या मैंने बताई थी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इससे हमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो पहली जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज करने वाला साइंटिस्ट था वो थे नील्स बोर। कौन? नील्स बोर। इस क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर ने की थी। किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। और ये जो क्वांटम संख्या होती है, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन। इस क्वांटम संख्या की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? नील्स बोर। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल एन। अगला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अपने को ध्यान भी रखना है। इस क्वांटम संख्या से हमें कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? कोषों के बारे में। जो सेल्स होती हैं उनके बारे में हमें इस क्वांटम संख्या से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट भी इस क्वांटम संख्या के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, अगला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इस क्वांटम संख्या से किसी परमाणु के आकार, इस क्वांटम संख्या से किसी परमाणु के आकार, परमाणु के आकार का एक नाम और होता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के आकार, कॉमा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कॉमा, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग एवं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इस क्वांटम संख्या से कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट बताया कि इस क्वांटम संख्या से परमाणु के आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग एवं कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु के आकार को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? इधर देखिए, ये किसी परमाणु का नाभिक होता है, ये किसी परमाणु का नाभिक होता है और ये क्या होते हैं? कोष। ये क्या होते हैं? इस तरीके से कोष। और कोषों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। माना कि ये नाभिक के समीपस्थ कोष होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। इससे अगले वाला जो कोष होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। इस तरीके से
ये 8 इलेक्ट्रॉनों को मैंने फिलअप कर दिया है। उससे अगले वाला जो कोष होता है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कोष जो होते हैं उनके अंदर क्या भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं या कोष होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली परमाणु का जो आकार होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये नाभिक होता है और ये क्या होते हैं, कोषों में इलेक्ट्रॉन। नाभिक और कोषों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु का आकार। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि किसी परमाणु के नाभिक और कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसे परमाणु का आकार कहते हैं। लेकिन ये एक्चुअलिटी में डेफिनेशन नहीं होती, ये एक्चुअल परिभाषा नहीं होती स्टूडेंट। एक्चुअल परिभाषा क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु का जो पार्टिकल होता है, इसकी 2 तरीके की प्रकृति होती है। एक तो कणीय प्रकृति होती है और एक तरंग प्रकृति होती है। जब तरंग प्रकृति होती है तो तरंगों की कोई सीमा निश्चित नहीं होती, तरंगों की कोई सीमा निश्चित नहीं होती। जब तरंगों की सीमा ही निश्चित नहीं है तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि नाभिक और कोषों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके मध्य की ये जो डिस्टेंस होती है जो आपको दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम होगा, परमाणु आकार। परमाणु का आकार। हालांकि डेफिनेशन ये लिखवाते हैं लेकिन एक्चुअलिटी में डेफिनेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी 2 तरीके की प्रकृति होती है। 2 तरीके की प्रकृति कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? पहली तो होती है कणीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति होती है? कणीय प्रकृति। यदि कणीय प्रकृति होती तो डेफिनेशन को राइट है। और दूसरी होती है तरंगीय प्रकृति। कौन सी? तरंगीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति। जब तरंगीय प्रकृति होती है तो कोई भी जो तरंग होती है उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। कोई भी जो तरंग होती है उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। जब सीमा निश्चित नहीं है तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया, कैसे ज्ञात कर लिया कि नाभिक और कोषों में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु का आकार। तो ये कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कणीय और तरंगीय प्रकृति होती है और तरंगीय प्रकृति होने की वजह से तरंग की कोई सीमा निश्चित नहीं होती। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब देखिए दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है nवें कोष की, nवें कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम ज्ञात करते हैं En बराबर -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नील्स बोर का मॉडल पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन के nवें कोष की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें इस माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि यदि किसी सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होगी तो उसका स्थायित्व क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। उसका स्थायित्व क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट समझिए, यहाँ माइनस दे रखा है और यहाँ नीचे क्या दे रखा है? n²। इसको ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी वैल्यू? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि n का मान बढ़ने पर nवें कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? ये ऊपर चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब ये हो कि n का मान बढ़ने पर कोषों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है उसका मान भी क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर? दूसरा, इलेक्ट्रॉन का वेग। nवें कोष में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि यदि कोषों की संख्या का मान बढ़े या मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़े तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो क्या होगा? घटेगा।
तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु का आकार Rn। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि कोषों की संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है, इसके लिए देखिए एन का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए कितना हो गया, एन का मान 2 हो गया। इसके लिए एन का मान कितना हो गया, 3। तो क्लियर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज़ और देखिए, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है एमबीआर। एमबीआर का मतलब क्या है, रेखीय संवेग और उसके मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, कोणीय संवेग। क्या कहलाता है, कोणीय संवेग। एमबीआर बराबर होता है NH/2π। अर्थात n का मान बढ़ने पर कोणीय संवेग का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या से हमें परमाणु के आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग और कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए इससे हमें क्या निष्कर्ष निकाला, n का मान बढ़ने पर nवे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का वेग भी क्या होता है, घटता है। n का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और n का मान बढ़ने पर कोणीय संवेग का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो क्लियर हुआ पॉइंटों से। अब देखिए n के मान, अगला पॉइंट आता है n के मान। n के जो मान होते हैं ये 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होते हैं। क्लियर। जब n का मान क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो कोषों के नाम क्या होते हैं। तो देखिए कोषों के नाम, कोषों के नाम, यदि जब n का मान 1 होता है कोष का नाम होता है K, जब L का मान 2 होता है तो M, 3 होता है तो M, 4 होता है तो N, 5 होता है तो O, 6 होता है तो इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोष होते हैं, ये जो कोष होते हैं इनकी एनर्जी का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि n का मान बढ़ने पर nवे कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। देखिए तो देखिए ये अपने पास नाभिक था और ये क्या है, कोष। क्या है, कोष। ये क्या दिखाई दे रहे हैं अपने को, कोष। क्लियर। जब n का मान कितना होता है, 1 होता है, n का मान 2 होता है और n का मान 3 होता है, तो कोष का नाम क्या होगा, K, अगले का नाम होगा L, अगले का नाम होगा M और अगले का मान क्या होगा, N। इस तरीके से क्रम आगे तक क्या होगा, चलता रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि n का मान बढ़ने पर कोषों की एनर्जी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए कोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, कोषों की ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होगा वो क्या आएगा बताइए। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, K की। K लेस देन L लेस देन M लेस देन N, इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहेगा। अर्थात n का मान बढ़ने पर कोषों की ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए ये तो बात हो गई n के मान कितने होते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। कोषों के नाम क्या होते हैं, K L M N O। जब n का मान 1 होगा कोष का नाम क्या होगा, K, 2 होगा तो L होगा, 3 होगा तो M होगा, 4 होगा तो N, 5 होगा तो 6।
कोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम कैसे निकाला हमने? मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या का मान बढ़ने पर एनर्जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये रिलेशन देख लीजिए, n का मान बढ़ने पर एनर्जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर वियर यहाँ n बराबर क्या होती है? कोषों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या होती है? कोषों की संख्या। कोषों की संख्या। आप देखिए, अपने पास दे रखा है n का मान, अर्थात कोषों की संख्या दे रखी है, कोष का नाम दे रखा है, कोष का नाम और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप n की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1 रखते हैं। तो मैंने बताया जब n का मान 1 होता है तो कोष का नाम क्या होता है? k। अब k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया 2n स्क्वायर। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई स्टूडेंट? 2। जब n बराबर 2 होगा स्टूडेंट, तो कोष का नाम मैंने बताया क्या होगा? l। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 2 के 8। अगला देखिए, जब n का मान 3 होगा तो कोष का नाम क्या बताया था मैंने स्टूडेंट? m। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 2 के 18। n बराबर अपने को 4 दे रखा है, कोष का नाम दे रखा अपने पास n। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, बताओ। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है, 16 2 के 32। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 32। अगला बताइए, n बराबर अपने पास रखा है 5, कोष का नाम क्या होगा स्टूडेंट? O। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 5 का वर्ग 25। 25 2 के 50। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कि कोषों में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कौन से फॉर्मूले से बढ़ते हैं? 2n स्क्वायर से। किससे बढ़ते हैं? 2n स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन दे देंगे k में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। n में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। m के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दे रखा है कोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या। कोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या बराबर होती है n स्क्वायर। किससे बढ़ते हैं? n स्क्वायर से। कोषों में अधिकतम कक्षक कितने होंगे? n स्क्वायर। अब देखिए, आपको कोष का नाम दे रखा है,
और कक्षकों की संख्या पूछी है। कक्षकों की संख्या आपको कोष दे रखा है के, आपको पता है के के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी 1 का वर्ग 1, कितनी आएगी 1। एल कोष के लिए एन का मान कितना होता है 2, कक्षकों की संख्या बताओ स्टूडेंट कितनी होगी 2 का वर्ग 4। एम कोष के लिए एन का मान 3 होता है, कक्षकों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो देखिए स्टूडेंट कोषों के नाम लिखते जाइए, कक्षकों की संख्या आसानी से निकल के आ जाएगी। एन का मान पुट करते जाइए। यदि अपने पास एम कोष दे रखा है तो उसके लिए एन का मान 3 होता है। जब एन का मान 3 होता है तो कक्षकों की संख्या हमने कैसे निकाली, कक्षकों की जो संख्या होती है वो एन स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, एन का मान हमने 3 रखा तो कक्षकों की संख्या कितनी आ गई 9। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या कंप्लीट होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसकी खोज नील्स बोर ने की थी। किसने की थी, नील्स बोर ने की थी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटम संख्या होती है इस क्वांटम संख्या से कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में, कोषों के बारे में। अगला पॉइंट बताया था कि इस क्वांटम संख्या से परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग और कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है इसके क्या क्या मान होते हैं। n के मान 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। उसके बाद मैंने आपको कोषों के नाम बताए। जब n का मान 1 होता है तो कोष का नाम क्या होता है k, 2 होता है तो l, 3 होता है तो m, 4 होता है तो n। इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया कि कोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर कोषों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नियमित रूप से बढ़ती है। उसके बाद अगला पॉइंट बताया कि कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से फॉर्मूले से बढ़ते हैं, 2n² से। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि कोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, n² से। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड क्वांटम संख्या होती है अपने पास दिगंशी क्वांटम संख्या। देखिए स्टूडेंट, अगली जो क्वांटम संख्या होती है वो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। उसका डिस्कस कल नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।